जी जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली अलोने, सहायक प्राध्यापक, गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली। आप सभी का आज के वेबिनार विषय आग लगने की घटनाएं तथा बचाव के उपाय में मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के स्वायत्त शासी अंग स्वयंसेवी विकास और आपदा परिषद (VCDD) द्वारा आयोजित किया गया है। आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष श्री सैयद आसिफ हुसैन नकवी, वासिफ पूर्व नकवी। नकवी वासिफ। आसिफ नहीं, वसीफ, वासिफ। हाँ, ओके सॉरी, वासिफ हुसैन श्री नकवी। सैयद वासिफ हुसैन नकवी सर, पूर्व मुख्य वन संरक्षक महाराष्ट्र, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री अरविंद सरदार, पूर्व सहायक वन संरक्षक वर्धा, तथा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री ध्यानेश्वर गजभिये सर, क्षेत्रीय वन अधिकारी खरांगना वर्धा। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अमरजीत पवार सर, सहायक वन संरक्षक वर्धा सर का मैं इस वेबिनार में आप सभी का मैं इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री कौशल मिश्र सर, चेयरमैन ISMP महाराष्ट्र सर का भी मैं इस कार्यक्रम में इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित आबिद रजा सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष VCDD उत्तर क्षेत्र, तथा डॉक्टर रंजीत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष VCDD पश्चिम क्षेत्र, श्री राजेंद्र चौधरी, नेशनल प्रेसिडेंट VCDD ISMP, प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार, प्रभारी VCDD पदाधिकारी मनोनयन एवं डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह, जनसंपर्क अधिकारी सर VCDD ISMP, तथा संस्थान के चेयरमैन चंद्रशेखर सर और डिप्टी चेयरमैन पश्चिम क्षेत्र श्री BS मिर्गे सर, आप सभी का भी मैं इस वेबिनार में अपने मन से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आग लगने की घटनाएं तथा बचाव के उपाय, इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में जो घटनाएं प्रदूषण से संबंधित हो रही है, इस पर हमें जनजागरूक करना है। और इस वेबिनार का भी यही उद्देश्य है कि हम इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को जनजागरूक करें और अपनी जो VCDD राष्ट्रीय संस्था है, यह राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। संक्षिप्त में इस जो संस्था है, इसका मैं यहाँ पे परिचय देना चाहूंगी। जो हमारे इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ISMP लखनऊ जो संस्था है, जो जन माध्यम द्वारा जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध उन सभी व्यक्तियों का एक संस्थान है, जहां प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेडिशनल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेशनल्स व सोशल वर्कर्स अपनी कुशलता, योग्यता से मीडिया प्रोफेशन को समाज में विश्वसनीय बनाने, प्रतिष्ठा स्थापित करने, निष्पक्ष, निडर, स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहित करने के कार्य में जुटे हैं। साथ ही यह समाज के उत्थान, मानव रुचि के विषय की शिक्षा तथा हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम में भी योगदान दे रही है। इसके साथ इसका काम यह भी है कि यह सेंट्रल प्रोविंशियंस, डिस्ट्रिक्ट व सिटी गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉलंटरी काउंसिल फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, प्रोफेसर अंजन कुमार बैनर्जी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं। हम देश के हर प्रदेश, हर जिला तथा हर शहर में अपनी गतिविधि को संचालित करना चाहते हैं। यह हमारे जो संस्था का परिचय रहा है। मैं आदरणीय कौशल मिश्र सर से विनती करना चाहूंगी कि वो संक्षेप में अपने इस जो वेबिनार का आयोजन है, इस पे संक्षेप में अपने विचार रखें। आदरणीय कौशल मिश्र सर महाराष्ट्र प्रोविंशियल काउंसिल के चेयरमैन है। मैं सर से विनती करना चाहूंगी कि संक्षेप में इस वेबिनार के बारे में अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें। सभी उपस्थित मान्यवर लोगों को मेरा नमस्कार। खास करके हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस विषय पर बहुत कम चर्चा होती है कि आग लगने की घटनाओं पे उनको समाहित करने में बहुत कम
चर्चा होती है। साथ ही हमारे अतिथि श्री नकवी साहब जिन्होंने वन विभाग में पूरा अपने एक कार्यक्षम और नेक इंसान के रूप में उन्होंने अपना पूरा समय दिया। दूसरे हमारे मित्र अरविंद सरदार जी जो कि रिसर्च में और वाइल्ड लाइफ में अपनी प्रवीणता रखते हैं। तीसरे अभी हमारे नए मित्र हैं, बिल्कुल यंग हैं, पवार साहब। उन्होंने अभी अभी वर्धा में पद ग्रहण किया है, तो उनकी कुछ नई तकनीकें, कुछ नई व्याख्याएं भी हम लोगों को सुनने को मिलेंगी। चौथे गजबे जी हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से जंगलों में आग लगना, उनको बुझाना, उनको कैसे अपने हित में वो करना, जंगलों के प्रोटेक्शन में उसको समाहित करना, ये उनसे सुनने को मिलेगा। मैं सभी उपस्थित मान्यवर लोगों का प्रोविंशियल चेयरमैन और अपने साथियों के द्वारा स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद कौशल मिश्रा सर। मैं आदरणीय अरविंद सरदार सर, मैं श्री आदरणीय अरविंद सरदार सर, पूर्व सहायक वन संरक्षक वर्धा सर से विनंती करना चाहूंगी कि सर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित है। मैं सर का स्वागत करती हूँ और सर से विनंती करना चाहती हूँ कि वो अपने शब्द हमारे सामने रखे। मैं आदरणीय अरविंद सरदार सर से विनंती करना चाहूंगी कि वो अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। आज के जो विषय है आग लगने की घटनाएं तथा बचाव के उपाय पर अपना मनोगत व्यक्त करें। अरविंद सरदार सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? अरविंद सरदार सर। दूसरे इनमें से कौन है जुड़े हुए? गजबे सर। गजबे सर। दूसरे ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री ज्ञानेश्वर गजबिये सर, क्षेत्रीय वन अधिकारी खरांगना वर्धा। सर का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सर से गुजारिश करती हूँ कि सर अपने जो आज का जो विषय है आग लगने की घटनाएं तथा बचाव के उपाय पर अपना मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर गजबिये सर। सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। हमारा सब्जेक्ट है जो जंगल में आग लगती है वो बुझाना और उसका जंगल के रक्षण करना। ज्यादातर जो जंगल में आग लगती है वो जो नजदीक के गांव है, जो उनको जो जंगल से तेंदुली कलेक्ट करना होता है उसकी वजह से लगती है। और जो आग बुझाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसमें से ज्यादा से फायर कट, फायर लाइंस, हमारे फायर वाचर्स और जो हमारे पास जो भी कंडीशन के हिसाब से अवेलेबल जो औजार होते हैं उसके हिसाब से हम आग बुझाते हैं। लेकिन आग बुझाने में ज्यादा जो मनुष्य बल चाहिए हमको वो मेन है, क्योंकि जंगल होने की वजह से जो फायर इंक्रीमेंट दिए जाते हैं हमें वो यानी
पिछले लेवल तक पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती है। जैसे अभी फायर ब्लोअर आए, फायर ब्लोअर हमें अच्छा ये है, लेकिन वो आदमी जो रेगुलर है, रेगुलर ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे तक चला सकता है, उसके बाद उसको भी दूसरे आदमी को चेंज करना पड़ता है। इसलिए जो मैन पावर है वो मैन पावर जरूरी है। और जो आग लगने की मेन कारण से है वो है लोगों में, अगर आग लगने की घटनाएं कम करना है तो लोगों में जन जागृति मेन है। जन जागृति अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली जो आग की घटना है उसमें 50% तक कम आती है। लेकिन जब जन जागृति करते समय सिर्फ जन जागृति के हिसाब से नहीं चलता, तो लोगों को घर घर में जाके डोर टू डोर जो कैंपेन्स है उसके हिसाब से बताना पड़ता है कि आग मत लगाओ, आग लगाने से ये नुकसान होता है, उसका फायदा, ये सब बताना पड़ता है। तब जाके लोग आग बुझाने के लिए आते भी है और आग भी नहीं लगाते। लेकिन जो तेंदू लीव्स कॉन्ट्रैक्टर है वो लोगों को लालच देके आग लगाते हैं। अभी तो फिलहाल वो घटनाएं कम हो गई है क्योंकि लोगों में जन जागृति आ गई है, क्योंकि जो गौण वनोपज कलेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि ये आग लगाने के बाद पूरा जो गौण उपज जल जाता है, इसलिए लोग अभी थोड़े अवेयरनेस हो गए हैं। वो जंगल में आग लगाना नहीं, लेकिन अभी जो बाहर के लोग हैं उनको पैसा देके तेंदुआ वाले आग लगाना चाहते हैं। लेकिन बाहर के लोग जो है, हम उन पे वाच रखते हैं कि बाहर के लोग जंगल में कौन घूम रहे हैं, उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। अभी इस साल जो आग लगे उसके ज्यादातर कारण जो शेर है, या फिर शेर ने जो 2-3 लोगों को मार डाला, उसके वजह से लोगों में जो वन्य प्राणी है उसके उसको उसके लिए जो वन्य प्राणी शेर ने मारा, इसलिए लोगों ने सूझ बुद्धि में आके वो जंगल को जला रहे हैं। ऐसे कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो लोगों को आग लगाने में कारणीभूत ठहरते हैं। इसके लिए भी लोगों को जन जागृति मेन है। अगर जन जागृति अच्छी तरह से रही तो जंगल में आग लगाते आग की घटना कम हो सकती है। जो आग लगाते हैं जंगल में वो हम उनके वाच रखते हैं, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा कम गिरता है। उसकी वजह से जो योजनाएं हम स्थानिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका भी हम स्थानिक लोगों का जो हमारी योजना है, जैसे सोलर ये वो खेती के लिए काम करते हैं हम, तभी उनको योजनाएं हम पहुंचाते हैं। उसकी वक्त भी हम जंगल के फायर के बारे में बताते हैं। और जो फायर लगता है उसको बुझाने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही आवाज हाँ सर, आ रही आवाज। जारी में अपने आप ठीक हुई। हेलो, हेलो हाँ सर, 1 मिनट, आ रहे सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा सर। आवाज आ रही है। सर अपना सब्जेक्ट फायर के बारे में है सर। जो हम जो लोकल लेवल पे हम काम करते हैं फायर के बारे में, तो लोकल लोग जो गैया जानवर चारने के लिए जंगल को आग लगाते हैं कि नया घास जल्दी आता करके, हम उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करते हैं, उनको बताते हैं ऐसा नहीं होता। जो आप आग लगाते हो उसमें से जंगल के जो पत्ता है, ये जो कीड़े हैं वो सब मर जाते हैं। इसके वजह से जंगल पे बहुत इफेक्ट गिरता है। इफेक्ट गिरने के बाद जो जंगल का नुकसान होता है, आज नहीं तो कल जाके वो तुमको ही ये देने वाला है। ऐसे बताने के बाद भी कुछ कुछ गांव के जो 100 में से 10 लोग हैं, वो जो फॉरेस्ट वाले क्या बताते, जंगल में हमको रहना पड़ता है, ऐसे करके जो 90% लोगों को उकसाते हैं, वो फायर लगने की मेन बात है। अभी
हेलो हेलो सर, आवाज आ रही सर आपकी? मैम, आवाज आ रही है क्या? इधर नेटवर्क हाँ का बहुत सर। प्रॉब्लम हाँ सर, नहीं सर, आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है सर। आ रहे हैं। हाँ सर, हाँ आप बोलिए। जो जंगल में फायर लगते हैं उसमें से ज्यादातर जो आग है हम जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। जो हमारे पास अभी फायर इक्विपमेंट है, फायर ब्लोअर से हम जो 10 आदमी का काम है एक फायर ब्लोअर करता है, वो फायर ब्लोअर के हिसाब से अगर जंगल में आग लगी तो जो पुराने जमाने के हिसाब से वो जल्दी आग बुझ जाती है। और हम वही इसमें रहते हैं कि जल्दी से जल्दी आग बुझ जाओ। और हमारे पास जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में जो आग लगते हैं तो हमें बुझाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी जो एरिया है, ढलान ये वो, इसकी वजह से आग जल्दी जल्दी नहीं बुझ पाती। और हम जो लोगों के साथ रह के जो काम करते हैं उसमें भी हमें ज्यादा मदद होती है लोगों से आग बुझाने में। लेकिन हर एक गांव में जन जागृति करने के बाद भी जो गिने चुने से लोग हैं वही आग बुझाने के लिए आते हैं। हम जो रेगुलर उनके साथ रहते हैं उनको उनसे काम करते हैं। और जो आग के बारे में जन जागृति एक होनी मिनट सर। चाहिए। हेलो। वीडियो, ओके 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 सर, वो ओके सर, हाँ मैं मैम। बोलती हूँ सर। और सर, ये जो सर है ना, अरविंद सरदार सर, ये आएंगे ना हाँ सर? मैम। आए, जुड़े नहीं अभी तक? ओके 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 सर, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ। ओके सर, ठीक है। मैं आप सभी से सर, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, गजबी सर। ओके। हाँ मैम। सर, मैं सभी से विनती करना चाहूंगी कि आप सभी ना अपने जो वीडियोस कैमरा है ना, एक शेयर करें, ऑन रखें। सर, आप सभी ना अपने जो वीडियोस कैमरा है ना उसको ऑन करके रखें, ताकि सबको लगे कि सब लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं। नहीं तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान हो जाता, भटक जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने जो वीडियोस कैमरा है वो ऑन करें। अपना माइक म्यूट करके रखें, और सर, और अपना वीडियोस कैमरा ऑन रखें। गजबी सर, आप बोल सकते हैं। जो फायर की जो घटनाएं होती है जंगल में, वो जो फायर लगता है जंगल में उसमें तर जो लगते हैं घटनाएं उसमें तो ज्यादातर जो गांव के लोग हैं वही उसमें इंक्लूड रहते हैं। और उनके लिए जो हम स्थानीय लेवल पे जो योजनाएं उनको चलाते हैं उसमें उनको बताते भी है, लेकिन जो चंद पैसे के लालच में आके वो फायर लगाते हैं। उसके लिए हम गांव वाले को जन जागृति ये करते रहते हैं। और और जो गर्मी अभी बढ़ रही है, गर्मी के वजह से जो एक बार फायर लग गया तो जो धूप, उसके वजह से भी जो जंगल है वो जल्दी जलता है। और हमें वो जो कवर करने में, आग कवर करने में बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए हम हमारे इसमें कट फायर करते हैं, हम कट फायर लगाते हैं। लेकिन कभी कभी जो फायर लगता है वो धूप और हवा की वजह से 25-25, 50-50 फीट दूर जाके गिरता है। कट लाइन लगाने के बाद भी तब हमें जंगल में आग बुझाने में ज्यादातर ये जो घटनाएं होती है पहाड़ी क्षेत्र में होती है। पहाड़ी क्षेत्र में जो, इसलिए हमारी जो फायर लाइन है, हमारी फायर लाइन जो हम निकालते हैं वो हमारे कंपार्टमेंट के हिसाब से रहता है। वही फायर लाइन अगर जो जंगल में नाले है, नदी है, उस हिसाब से निकाले, यानी जंगल जल भी गया तो भी वो पहाड़ी, अगर पहाड़ी के ऊपर आग लग गई तो नीचे तक आएंगे वो बुझ जाएंगी।
लेकिन हमारा जो एक कंपार्टमेंट है वो 250-300 हेक्टेयर का रहता है। उसमें जो फायर लाइन निकलती है वो हम कंपार्टमेंट के हिसाब से निकलते हैं। और अब जब कभी फायर लगता है, अगर जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो कम से कम 50-60 हेक्टेयर जंगल जल जाता है। अगर उसमें अगर पहाड़ी के नीचे से अगर कट फायर प्रोविजन रही तो जो ऊपर से जो जंगल जल के आता है पहाड़ी के नीचे आकर बुझ जाएगा। ये हमारा सजेशन रहेगा, क्योंकि इससे जो जंगल जलेगा वो भी बच जाएगा। और ज्यादातर अभी जो फायर लाइन का जो डिमांड है, हमारे जो फायर लाइन अगर हम 50% भी कंप्लीट नहीं होते, जो फायर हम जंगल में फायर लाइन लगाते हो 50% भी कंप्लीट नहीं होते। हम 100 किलोमीटर तो उसमें से 20 किलोमीटर फायर लाइन आती है अभी। इसलिए जो जंगल हम रोक पाना चाहते हैं, अगर आग लग भी गई तो उसमें जो क्षति होनी चाहिए वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास फायर लाइन कंप्लीटली नहीं होती इसलिए। और हमारे पास जो मैंडेज है वो भी कम होता है फायर लाइन रोकने के लिए। इसलिए अगर ये हमारे पास अभी ब्लोअर है फायर के लिए अच्छा ही, यानी वो साधन है आग बुझाने के लिए, लेकिन डेंजर भी उतना है क्योंकि वो पेट्रोल पे चलता है। और आग का टेम्परेचर आग बुझाते समय और वो पेट्रोल, ये कभी क्षति हो सकती है, इसके बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट है दिए है हमें, वो फायर ड्रेसेस भी दिए है, वो लगा के चल नहीं सकते, इतने हेवी है वो। इसलिए लाइट वेट अगर इंस्ट्रूमेंट लगा के अगर आग बुझा सकते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अभी तक वैसा प्रोविजन कोई नहीं हुआ है। और जो फायर ब्लोअर मशीन अच्छे है, लेकिन उसको जो सेफ्टी है वो भी नहीं है। इसलिए हम भी आग बुझाते समय अगर हमारे ऊपर आग आ गई तो हम भाग दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल से चलने वाली मशीन है। और अपने 1-2 घटना भी हुई है, उसमें मनुष्य हानि भी हुई है। इसलिए सबसे बेस्ट फायर का अगर ये रहेंगे, ब्लोअर तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्लोअर के बाद भी अगर अच्छा फायर ये करने का बुझाने का तरीका है तो फायर लाइन मेन है। अगर छोटे छोटे हिस्से में जंगल के ये ग्रिड गिरा के अगर फायर लाइन करते, ग्रिड नहीं गिराए तो भी जो नाले नदी नाले है जो मेन हिस्सा कवर करते जंगल का, उसमें से अगर लाइन जलाई 10-20 मीटर की तो भी जो जंगल का जो नुकसान होगा आग लगने से वो कम होगा, ये मेरा कहना है। और दूसरा है जन जागृति करते हैं, लेकिन तो भी लोग जंगल को आग लगाते हैं, ये बात सही है। क्योंकि अपन जंगल अपनी तरफ से देखते हैं, गांव वाले जंगल अपनी तरफ से देखते हैं, दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। अपन बचाने के लिए देखते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए देखते हैं कि अगर हम आज जंगल जल गया तो कल जाके चारा अच्छा आएगा। और जो जंगल जलाते हैं अभी वो नई नई टेक्निक आ गई लोगों के पास। लोग अगरबत्ती लगा के उसको माचिस की चिलिया बांध देते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। वो अगरबत्ती की गाड़ी घंटों तक जलती है, बाद में वो जाके माचिस को चिल्ले को लगती है और आग लगती है। तब तक अपने को पता भी नहीं लगता कि यानी अपने को आग लगेगी करके हम अपन कहीं पे चले जाते, बाद में 1-1.5 घंटे के बाद वो आग जल जाती है। ऐसे अलग अलग ये है उसके हिसाब से, और जो लगाते हैं वो अलग अलग हिसाब से लगाते हैं आग। इसलिए जो मेन है आग के बारे में, अगर जंगल बचाना है तो फायर लाइन्स छोटे छोटे हिस्से में की जाए। दूसरा जन जागृति है। जन जागृति में जो हम जन जागृति करते हो हमारा स्थानिक लेवल पे रहते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत ही लोग जो हमको सपोर्ट करते हैं, वो मेन बात है। और तीसरी बात, जो तेंदू कलेक्ट करते हैं, पहले वो आग लगाते थे, लेकिन हमें अब ऐसा पता चला कि वो भी आग लगाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो उनका पत्ता है वो जो आग लगने के बाद उसका और जो बिना आग लगने के बाद आता है वो उसका ग्रेडेशन जो है बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जो वो भी है, अभी जो पुराने जमाने में कहते थे कि तेंदू पत्ता वाले आग लगाते, तेंदू पत्ता वाले आग लगाते। जैसे हमारे जंगल में इस साल तेंदू पत्ता होने के बाद आग लगी है, उसमें से जो ज्यादातर आग लगी है वो शेर की वजह से लगी। जो
जो थी हमारे पास, हम मेरे जंगल को लगकर जो कन्नमवार ग्राम से, उसमें एक आदमी को शेर ने हमला किया था। वहाँ जो ट्रेंड चालू हुआ कि जंगल को आग लगाओ, वही ट्रेंड हमारे जंगल में आ गया कि जंगल को आग लगाओ, शेर भाग जाएगा। अभी पिछले महीने में जो यनी दड़का में जो शेर ने जो आदमी दो, एक को मारा और एक को घायल किया, वो जो ट्रेंड से वो बोर जो अपना टाइगर रिजर्व है बोर में पहुंच गया और धीरे धीरे वो भी हमारे तरफ आ गए। और जो टाइगर रिजर्व के पास जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छा होता है प्रादेशिक से, क्योंकि उनके पास सब अवेलेबल होता है, रेगुलर्स यानी मैंडेज, प्रोटेक्शन, सभी जो साहित्य वो अवेलेबल होते हैं। उसके हिसाब से हमारे पास कम होते हैं, इसलिए इस साल हमें जो शेर के वजह से ज्यादा क्षति पहुंची है जंगल को। इसलिए जो जंगल को आग लगती है सिर्फ पिछले जैसा एक ही कारण नहीं है कि तेंदुए के हिसाब से लगते, अभी अलग अलग कारण से। और जो टेम्परेचर है, जो अभी वर्धा का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, उसमें भी एक बार आग लगाई तो जंगल को आग बुझाने में जो यानी फील्ड लेवल पे जो ये होती है, वो 5-10 मिनट तक कहीं 2-3 हेक्टेयर जंगल जल जाता है। ऐसे इसमें जो हमारे फायर ब्लोअर पे वो कोई भी काम नहीं करती, ऐसे इसमें सिर्फ जो काम आती है वो हमें है वो सिर्फ फायर लाइन है। क्योंकि ब्लोअर जो ऐसे लपटे लेती है जो आपके, वो 20-20 10-10 फीट तक लेती है, और उसमें फायर ब्लोअर से नजदीक जाके आग बुझाना उतना इजीली नहीं है। इसलिए मेन है जो फायर लाइन्स, अगर ये अच्छी रहेगी तो अपन जंगल को कम क्षति पहुंचा सकते हैं, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्री आदरणीय गजभिये सर। थैंक यू मैम। विशिष्ट अतिथि के रूप, रूपाली जी, हाँ, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ अभी उपस्थित है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ आदरणीय अमरजीत पवार सर उपस्थित है, जो सहायक वन संरक्षक वर्धा है। सर का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ, और सर से विनंती करती हूँ कि सर इस विषय पर अपने 2 शब्द कहें और अपना मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय अमरजीत पवार सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। सभी उपस्थित अतिथिगणों को मेरा सर्वप्रथम नमस्कार। ये जो आज का जो विषय है, जो आगे की घटनाएं और उसकी उपाय योजना, ये दरअसल एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे मिश्रा जी के माध्यम से मैं आपके यहाँ पे अभी जुड़ा हूँ। उसमें जैसे ही हमारे खरांगना आरएफओ ज्ञानेश्वर गजबे साहब ने जैसे कि पूरी आपको जानकारी दे दी है कि कैसे कैसे घटनाएं आगे के माध्यम से वन क्षेत्र को हमारे नुकसान कर रही है। तो मैं इसमें कुछ मेरे एडिशनल पॉइंट जो मेरे को लगते हैं कि जो माध्यम से कि मैंने अभी तक जितना भी हमारे ट्रेनिंग डेज में, या अभी मैं 2 साल से अभी फील्ड पे हूँ, उसमें जो भी मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में और सभी हमारे देश में कि फॉरेस्ट की घटनाएं और जागतिक रूप का भी एक मैं आपको एक कैसे उपाय योजना करते हैं जागतिक स्तर पे, वो भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले कि जो भी कुछ आगे की घटनाएं होती है वो तो मानव निर्मित ही घटनाएं हैं सभी इसमें,
कि कोई अगर फॉरेस्ट में अगर कहीं जाता है, कभी कुछ चूल्हा वगैरह या बीड़ी सिगरेट ऐसे कुछ माध्यम से वन स्मॉल स्पार्कल वो टर्न ओवर की 1 मिलियन हेक्टर में आग पसर जाती है इसके माध्यम से। तो अभी इस क्षेत्र में तो हम ये कह सकते हैं कि जो कि हमारे फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है, जो कि FS फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करा है, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा हमें अत्यंत उपयोग होता है उसका। हम ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वही से जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए अभी मैं जैसे कि अभी वर्धा डिवीजन में अभी हम है उसमें, तो 8 रेंज के पूरे मैसेजेस ये हमको हमारे DCF को पूरे फॉरेस्ट गार्ड तक वो मैसेज चले जाते हैं। उसके अगर माध्यम से वो इतना, यानी कि जो हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हमारा, उससे वो सैटेलाइट के द्वारा, यानी उसी में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट फायर कंट्रोल करने में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसी में जागतिक स्तर पे एक 4-5 टाइप है। जैसे कि पहला माध्यम हुआ सैटेलाइट, दूसरा माध्यम है ड्रोन्स, तीसरा है वर्चुअल रियलिटी, और ये पूरे इस माध्यम से हम एक अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की। भारत में जो यूज हो रहा है वो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। ड्रोन का यूज अभी तक मेरे जानकारी से इतना व्यापक स्तर से कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक वो जो टेक्नोलॉजी है या जो वर्चुअल रियलिटी, वो जो अफोर्डनेस है सबका कि क्या हम ये, तो सैटेलाइट द्वारा टेक्नोलॉजी अभी एकदम सही काम कर रही है। एक तो एक यानी फॉरेस्ट फायर मैसेज देने में ग्राउंड स्टाफ को। तो जैसे कि अभी गजबे साहब ने कहा, उसमें मैं थोड़ा एडिशनल करूंगा। सबसे पहले फायर, तो फायर जैसे कि मैंने कहा कि आपको उसके कारण आए, तो सबसे पहले यानी मेरा पर्सनल उसका एक ओपिनियन है कि फॉरेस्ट फायर कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा लोगों की भूमिका अहम रहती है। क्योंकि अगर लोगों का उनका जो अवेयरनेस है, पहले मेरा जहाँ पे प्रोबेशन था सातारा में, वहाँ वेस्टर्न घाट पे एक कास्ट प्लेटू बोल के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे इतनी दुर्लभ वनस्पति स्पेसीज वहाँ पे पाई जाती है, एक एकदम एंडेमिक फ्लोरा वहाँ पे है, इसके लिए उसको यूनेस्को ने दर्जा दिया है उसका। लेकिन लोकल में मिसकंसेप्शन है, उनकी जो लाइफ स्टॉक है, वो हर्ड है, उनके जो कैटल या बाकी गोट वगैरह, वो चराने के लिए अगले टाइम उसकी फसल अच्छी रहेगी, उसका चारा घास उसको उत्पन्न होगा, इसीलिए वो एंडेमिक फ्लोरा पे भी ये कर रहे हैं। तो मेरे माध्यम से वैसे ही यहाँ पे जो तेंदू पत्ता और महुआ कलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फायर लगती है। तेंदू के इसमें भी कैसा रहता है कि हम बोलते हैं कि तेंदू में फायर ज्यादा होती है, उनकी एक मिसकंसेप्शन है। जो डोमिनेंट लीफ है तेंदू का, वो अगर उसको अगर जो बाकी के अगर हमने फायर से ये बुझा दी तो उसका उत्पन्न ज्यादा होगा, उसकी फसल ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अहम जो भूमिका है कि लोगों को समझाए, जन जागृति करे कि देखो कि ये जो जैसे कि मैंने सातारा और इसका उदाहरण दिया आपको कि ये जो पाए जाते हैं ये जागतिक स्तर पे बहुत कम ऐसे, अभी हम उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी फायर एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसपे हम ये करें। इसके साथ साथ उसमें जो भी कुछ हमारे बायोडायवर्सिटी से जुड़ी है, एंडेमिक है, लोगों के खाली मिसकंसेप्शन से या लोगों को हम बताते नहीं, इसके कंसेप्शन से वो पूरा इसमें फायर में रिलेट होता है, मिलियंस ऑफ हेक्टर उसमें बर्न होता है। तो इससे मेरी एक पहले जैसे मैं आपको कहा कि लोगों में जन जागृति लाना, फिर वो वन विभाग से हो या आपकी जुड़ी हुई ऐसी कोई ऐसे जो प्रॉपर चैनल है जो ऐसे अच्छे ये कर रहे सब में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रबोधन हो, ये मेरी पहले उसमें है। क्योंकि ये पहले तो कैसा रहता है कि प्रिवेंशन किसी भी गोष्ट का, कि फायर प्रिवेंट अगर हमने कर लिया इसमें, तो लोगों की भूमिका ये रहेगी। अब फायर लगने के बाद जो भी कुछ नेचुरल तरीके है, जो भी कुछ हम नए नए टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, वो तो हम अभी उसका तो अभी हो रहा है उसमें कि जैसे कि गजबे साहब ने कहा कि हम जो इसके माध्यम से
जो फॉरेस्ट फायर के इसमें 6 मीटर बाय 6 मीटर जो हम उसको क्लीनिंग या फॉरेस्ट फायर ये करते हैं उसके ऊपर, फिर अलग अलग नोडल कंट्रोल रूम बनाते डिवीजन में। हर एक डिवीजन का एक जब से समर चालू होता है जैसे जनवरी से, वो उपकरण वो तो है ही, उसके साथ साथ जन माध्यम में जागृति लाना या तेंदुपत्ता या महुआ कलेक्शन की, जैसे इस साल हमने नागपुर सर्कल के लेवल में पूरे जो कंत्राटदार है तेंदु के, उनके साथ एक मीटिंग रखी और उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट किया कि आप भी लोगों को बोलो जब जब आप उनसे जुड़े हुए हो। फिर बाकी जो नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि जैसे कैलिफोर्निया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने पिछले 5 साल में देखा कि फॉरेस्ट फायर का वहाँ पे रेट, और हमारे उड़ीसा का जो सिंप्लीफाइड टाइगर रिजर्व है वहाँ पे भी हमने देखा। तो इसमें जो नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आग बुझाई गई, यानी हमने उसी टाइम में जब देखा था कि ड्रोन से ये हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी से हो रहा है, लेकिन अभी तो हमारे पास तो अभी सैटेलाइट सिस्टम है, उससे फॉरेस्ट फायर अलर्ट उत्पन्न होता है, वो ग्राउंड स्टाफ को जानकारी जाती है और उससे हम कंट्रोल करते हैं। अभी हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्टाफ को, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें भी बहुत सारी चुनौती है उनको, कि जैसे कि फॉरेस्ट फायर जो ब्लोअर होते हैं, वो जो एक इंसान जो उठाता है उसका पूरा जो सेटअप रहता है वो पूरा मनुष्य बल, जैसे कि हमारे अभी सर से मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे डीसीएफ सर से, उन्होंने मेरे को कहा कि वेबिनार में एक पॉइंट जरूर ये करना कि जो हमारा पूरा जो मैन पावर है जो इसमें, कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट हो, या फिर जो वन मजूर, एक फॉरेस्ट की टीम हर एक रेंज में कार्यरत रहे, ऐसा पूरा अगर हो सकता है तो ये जो फायर ये लग रही है इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह से। जो यूनाइटेड स्टेट के जो फॉरेस्ट सर्विस है यानी यूएसए के, उन्होंने भी अच्छा ड्रोन का इस्तेमाल करके, ये एक हमारा भविष्य है कि नई टेक्नोलॉजी को हम ऐसा ना कहे कि ये कुछ कॉस्ट इफेक्ट होगा या ये होगा, लेकिन ये भी हम हमारे प्रॉपर इसमें अगर ये कर सकते हैं कि जहाँ ज्यादा आग लग रही है वहाँ अच्छे अच्छे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे इसमें से भी ये फायर अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकती है। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा रिसोर्स है ये बहुत अमूल्य है हमारा, ये जतन करना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारा एक कर्तव्य है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। इसके साथ साथ डायरेक्ट प्रिंसिपल में निर्देश दिए हैं, तो पूरे इसमें ये जो है कि ये जतन करने के लिए फायर पे कंट्रोल करना, वो नैसर्गिक रूप से हो या नई टेक्नोलॉजी के रूप से, या जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो पुराने तकनीक, ये सभी का पूरा जोड़ करके हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद श्री आदरणीय अमरजीत पवार सर। धन्यवाद पवार साहब। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय श्री अरविंद सरदार सर, पूर्व सहायक वन संरक्षक वर्धा, सर से विनती करती हूँ कि सर इस विषय पर अपने मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय अरविंद सरदार सर, सर क्या हमसे अरविंद सरदार सर हमसे जुड़े हैं क्या? रूपाली जी अरविंद हाँ सरदार सर। जी नहीं है। ओके सर, ठीक है। अरविंद सरदार जी नहीं है। ओके हाँ। सर। तो सर फिर अभी मैं डायरेक्ट हाँ, जो अपने अध्यक्ष सर है उनका। नेहरू जी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर हमारे मुख्य अतिथि को सुनिए। ओके सर, ठीक है। मैं आदरणीय श्री मिर्गे सर से विनती करती हूँ कि सर इस विषय पर अपने मनोगत व्यक्त करें।
मिरगे सर। आवाज आ रही? हाँ सर, आवाज आ रही है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आईएसएमपी के चेयरमैन माननीय चंद्रशेखर जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर वक्ता और इस विषय पर आयोजित वेबिनार में उपस्थित सभी सुधीजन, आज का एक कार्यक्रम है जो आईएसएमपी ने एक जागरूकता के लिए रखा है, जिसमें हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए आग लगने की घटनाएं कितनी भयानक होती है और कितनी नुकसानदेह होती है, इस पर हमारे मान्यवर वक्ताओं ने अभी प्रकाश डाला है। अब मकसद है कि हम लोगों को पर्यावरण स्नेही कैसे बनाएं और इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा पाने के लिए उनमें पर्यावरण का प्रेम कैसे जागरूक करें। इसी के उद्देश्य से आज की संगोष्ठी माननीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में आयोजित की है। हमने अभी सुना कि आग लगने की घटनाओं के पीछे क्या कारण होते हैं और उनको बुझाने के लिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए किस तरह की उपाय योजनाओं का होना जरूरी है। जो वन विभाग से संबंधित अधिकारी है, इनके मार्गदर्शन में हमने आज के उनके विचार सुने हैं। आग लगने की घटनाओं के पीछे मानव का हाथ या अन्य कोई उपद्रवी व्यक्तियों का हाथ होता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जन जागृति ही एकमात्र उपाय है। यह हमें इस संगोष्ठी के माध्यम से पता चला है। माननीय वक्ता ने इस अपना कीमती समय हमें प्रदान किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आईएसएमपी की बैठक यहाँ पे वर्धा में सेवाग्राम बापू कुटी में आयोजित की थी, तभी हमने पर्यावरण को लेकर ही उसका एक दिन नियोजित रखा था और पर्यावरण और मानव का संबंध सौहार्द किस तरह से बना रहे, इस पर जन जागृति पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अभी ज्ञानेश्वर जी भी उसमें शामिल थे और वन विभाग के अन्य लोग भी शामिल थे। माननीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी शेपट साहब की मदद से ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। इससे पता चलता है कि पर्यावरण को लेकर हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। ये नहीं कि संगोष्ठी के माध्यम से ही पूरा काम हो जाएगा, लेकिन अन्य तरह के जो प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पर भी या उन प्लेटफॉर्म से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की संगोष्ठी पर्यावरण को बनाए रखने, इकोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ावा देने और पर्यावरण हितैषी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में कारगर साबित होगी और लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह का आयोजन एक सफल प्रयास होगा। मैं संगोष्ठी के अध्यक्ष और इसमें शामिल सभी वक्ता महानुभाव, इनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस तरह की संगोष्ठी के लिए अपने अच्छे विचार रखे। रूपाली मैडम, जिन्होंने संचालन के लिए हामी भरी और अपना समय इस संचालन के लिए दिया, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। कौशल मिश्र जी,
जिन्होंने इस संगोष्ठी के लिए वक्ताओं का चयन किया और वक्ताओं से स्वयं बातचीत करके संगोष्ठी में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी, उनकी सहमति प्रदान की, उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और रूपाली। धन्यवाद सर। धन्यवाद मिर्गे सर। कौशल मिश्रा सर, आप थोड़ा सा इस घटना पे जो भी अपना कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा इस संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं सर? थोड़ा सा अपना मनोगत व्यक्त करें सर। कौशल मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सा अपना मनोगत व्यक्त करें। सबसे पहले तो इसमें सम्मिलित सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसा विषय है ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ कि आग लगने की घटनाएं भी पर्यावरण का माने नाश करने के लिए ही होती हैं, और उसको रोकने के लिए जो हमारे वन विभाग के ऑफिसर्स हों, छोटे स्तर के कर्मचारी हों, सब लोग जो जुटे रहते हैं, उनका अभिनंदन होना ही चाहिए। और इस रूप में हमारी जो प्रोविंशियल गवर्निंग बॉडी है, सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है, इसने जो ये उपक्रम किया, ये बहुत ही शानदार प्रकार का एक उपक्रम माना जाएगा। अभी देखिए, गजबे साहब ने अपना सूक्ष्म जो निरीक्षण है उनका वनों के बारे में और आग लगने के बारे में, तो उन्होंने उसका सूक्ष्म निरीक्षण करके उसके बारे में हम लोगों को बताया। दूसरा, पवार साहब ने जो नई टेक्निक है, जैसे जंगल में लगी आग बुझाने का, और वो बहुत दिन तक वहाँ भी रहे हैं अपने दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टरों में, उधर पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह में, तो उन्होंने नई तकनीक के बारे में भी पवार साहब ने हमें सबको बताया। आज हमारी सभा में नकवी साहब आए हैं, उनके उनके किए हुए जो सुधार हैं हमारे महाराष्ट्र शासन में, चाहे वो वन विभाग हो और चाहे वाइल्ड लाइफ हो, उनके सुधार हरदम याद किए जाएंगे पूरे राज्य में। 2014 में वो रिटायर हुए, लेकिन उसके पहले के जो उनके सुधार हैं और उनकी कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो हर समय जो वन विभाग के जो नए माने रिक्रूट ऑफिसर्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो हर समय याद करेंगे उस चीज को। दूसरा है कि अग्नि से संबंधित तो वैदिक काल से चला आ रहा है, जैसे अग्निमंथ वगैरह का जो हमारा पेड़ रहता था, उससे अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। ये चकमक पत्थर के पहले भी अग्निमंथ नाम का एक पेड़ था, उससे वैदिक रूप से ये अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। दूसरा, भय का एक नाम अग्नि भी था, जिससे लोग पूजक बने, क्योंकि क्या है, अग्नि अगर बहुत ज्यादा कुपित हो जाए तो बहुत नुकसान करती थी, इसलिए उसको पूजा भी गए। तो मैं अब बस इतना ही बोलूंगा और धन्यवाद करूंगा, और आप आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। धन्यवाद। धन्यवाद कौशल मिश्रा सर। आवाज आ रही है क्या मेरी? धन्यवाद कौशल मिश्रा सर। हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह सर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट उत्तर, उपस्थित है। मैं सर से निवेदन करती हूँ, सर से मैं सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करती हूँ कि सर इस वेबिनार में उपस्थित है और सर ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने में बहुत हमें मदद की है। सर से मैं निवेदन करती हूँ कि सर इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। डॉक्टर रंजीत सर।
सर आवाज सुनाई दे रही क्या? डॉक्टर रंजीत सिंह सर। रूपाली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, अभी आ रही सर आवाज? हाँ आ रही है। जी मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाएं रूपाली हाँ जी। हाँ हाँ सर, हाँ आवाज आ रही ना सर अभी? मैं डॉक्टर रंजीत सिंह सर से निवेदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहे। डॉक्टर रणजीत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह सर। वो सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, फिर मैं और डायरेक्ट जी अध्यक्षीय वक्ता आप को। हमारे मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। ठीक है सर। सर फिर डायरेक्ट अभी अध्यक्षीय उद्बोधन ले लेती हूँ सर, क्योंकि मुख्य अतिथि को तो हो गया है। हेलो हेलो, हाँ आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है, अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री सैयद वासिफ हुसैन सर, हुसैन नकवी सर, पूर्व मुख्य वन संरक्षक महाराष्ट्र राज्य। मैं सर का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और सर से निवेदन करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। आदरणीय सैयद वासिफ हुसैन नकवी सर। सर नकवी सर, आपको आवाज आ रही सर मेरी? हमारी आवाज सुनाई दे रही है अब? हाँ सर, अभी दे रही है आपकी आवाज सुनाई। ओके धन्यवाद सर सभी उपस्थित। पण थोड़ा सर आपका कैमरा सर ऑन करिए। ऑन हुआ? सर नहीं, अभी तक नहीं हुआ है सर। शेयर वीडियो करिए। अब हुआ? सर अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, फिर से बंद हो गया, फिर से एक बार। हाँ सर हो नहीं, गया। अभी तो हमको तो दिख रहा है। हाँ हाँ सर हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हो गया सर। धन्यवाद। और सभी उपस्थित जो सहभागी हैं इस वेबिनार में, उन सबको नमस्कार। आज का जो विषय है कि भारत में फॉरेस्ट फायर्स यानी जो वनों में अग्नि लगती है, उसके बारे में आज जो है ये चर्चा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अग्नि है वनों की, ये फिनोमेना बहुत पुराना है। जब मनुष्य ने आग लगाना या जलाना सीखा, उस समय से ये जो फॉरेस्ट फायर है ये हो रही है। और यही कारण है कि अगर हम अपने पुराने संस्कृत साहित्य को देखें तो वहाँ पे एक शब्द यूज होता है, दावानन। दावानन जंगल के फायर को ही कहते हैं। तो यानी ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से। और जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन देश में अपनाया गया, तब उसमें सबसे पहले जो चीज रखी गई कि भाई कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट को फायर से बचाना होगा। तब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन शुरू हुआ और फॉरेस्ट फायर की जो ये दुष्परिणाम है उसको मनुष्य ने समझना शुरू किया। और तब से हम लोग और वन विभाग जो है पूरा जहाँ जहाँ वन विभाग के नियंत्रण में है और उनका दायित्व है फॉरेस्ट फायर से जो है वनों को बचाना, तो वहाँ पे वन कर्मचारी और वन अधिकारी जो है इस काम में लगे हुए हैं। अब अगर फॉरेस्ट फायर के कारणों के ऊपर अगर हम जाएं तो एक्चुअली कुछ लोग मानते हैं कि बहुत से प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है। जैसे कभी कभी अगर मान लीजिए पत्ते या फॉरेस्ट की फ्लोर सूखा हुआ है या पेड़ जो है सूख गया है, कोई मर गया है कोई, और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है,
तो उसमें आग लग जाती है। कभी कभी ये भी मानते हैं लोग कि भाई कुछ लकड़ी आपस में हवा चलने से अगर रगड़ती है, बैम्बू आपस में सूखा हुआ रगड़ता है, तो उससे भी जो है फायर लग जाती है। ये हो सकता है, पर ऐसा जो है नहीं के बराबर है। फायर जो है लगाई जाती है। फायर जो है, सभी फायर जो है मोस्टली मनुष्य के द्वारा लगाई हुई मैन मेड फायर रहती है। और इसको समझने के लिए, फायर की डायनेमिक समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसमें फॉरेस्ट में फायर लग करके तेजी से फैलती है। और अगर ये परिस्थितियां ना हो तो फॉरेस्ट में फायर जो है वो नहीं फैलेगी, और अगर लग भी गई तो बस थोड़ी दूर जाकर के बुझ जाएगी। तो पहला जो फैक्टर है जो कि फायर को बढ़ावा देता है, फैलाता है, वो है टेम्परेचर। आप किस ऋतु में हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और विंटर के अंदर फायर लगना करीब करीब नहीं के बराबर है, लगेगी भी तो थोड़ा दूर जाकर के बुझ जाएगी। बारिश के दिनों में फायर नहीं लग सकती। ग्रीष्म ऋतु में आमतौर पे फायर लगती है, और 95% फायर जो है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही लगती है। क्या कारण है जिसके कारण ये लगती है? लगती तो वो कारण बाद में आएंगे, मगर क्या कारण है कि लगने के बाद ये जो फैलती है ये आसानी से लग जाती है? आइए उन कारणों पे हम विचार करें। पहला तो ये है कि फायर लगने के लिए एक टेम्परेचर जो है, एक तापमान जो है वो आवश्यक होता है। उस तापमान के ऊपर अगर सूखी हुई लकड़ी, पत्ते, झुड़ुप, झाड़ियां ये सब हैं तो बड़े आसानी से उनमें फायर लग जाती है, और फिर वो फायर जो है बड़ी तेजी से फैलती है। तो आमतौर पे ये 37, 38, 40 डिग्री से ऊपर, डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है तो उसके बाद में फायर लगने के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति बहुत अनुकूल हो जाती है तापमान के हिसाब से। दूसरा जो फैक्टर है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है कि आर्द्रता कितनी कम है, यानी जो वातावरण है कितना शुष्क है। अगर आर्द्र वातावरण रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे भी फायर के फैलने में प्रतिरोध पैदा होगा और फायर उतने अच्छे से नहीं फैल पाएगी। तो इस पे डिपेंड करता है कि वातावरण कितना शुष्क हो गया है। फिर तीसरा फैक्टर जो है हवा। अगर हवा चल रही है और फायर लग गई तो हवा बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये हवा जो है ये भी एक ग्रीष्म ऋतु के अंदर कई बार हवा चलती है। फायर अगर जब फॉरेस्ट में लग जाती है और हवा चल रही होती है तो हवा बहुत तेजी से फैलती है, उसको रोकना बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फायर फैलाने में, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि जंगल के अंदर आमतौर पे जो जंगल का ग्राउंड है, जो फर्श है जंगल की, उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ बहुत से पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए घास वहाँ सूखी रहती है, सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, झाड़ियां हैं वो सूख जाती हैं, बैम्बू के, लकड़ी के सूखे हुए टुकड़े पड़े रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर फायर किसी जगह लगी तो उस फायर को जब तक ये ज्वलनशील पदार्थ मिलते रहेंगे फायर आगे बढ़ती रहेगी, और जहां ये ज्वलनशील पदार्थ का मिलना उसको बंद हो गया तो फायर अपने आप जो है वहां पे रुक जाएगी। यही कारण है कि अगर फायर लग भी गई और उसको अटेंड भी नहीं किया गया तो फायर जो है रोड के पास आके, या जंगल में कोई नाला है वहां आकर के, या कोई ऐसी जगह खुला मैदान है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, पत्थर है, तो वहां पे आकर के फायर अपने आप बुझ जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि फायर के बढ़ने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि हम लोग जब ये फायर को प्रतिरोधक जो कार्रवाइयाँ करते हैं और एक्शन प्लान बनाते हैं, तो उसके अंदर फायर लाइन के बारे में बहुत सुना होगा कि फायर लाइन बनाई जाती है। तो फायर लाइन इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो फॉरेस्ट फायर का जो फैलाव है उसके लिए अवरोध पैदा किया जा सके, उसको ज्वलनशील पदार्थ न मिले आगे बढ़ने के लिए। इसलिए फायर लाइन बनाई जाती है, जिसमें से हम लोग सभी जितनी जो भी वनस्पति वहाँ रहती है, वेजिटेशन रहता है, उसको पहले काट देते हैं, सूख जाने के बाद उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद जब वहाँ राख हो जाती है, कोई चीज जलने की बचती ही नहीं है, तो फायर अगर वहां तक आ भी जाती है
कंपार्टमेंट के अंदर, कंपार्टमेंट जंगल को जिस तरीके से रिहायशी एरिया को या फिर गांव के एरिया को हम लोग सर्वे नंबर में बांटते हैं, खतरा नंबर में बांटते हैं, वैसे ही जंगल को हम लोग कंपार्टमेंट नंबर में बांटते हैं, पूरे जंगल को। तो एक कंपार्टमेंट की जो फायर लाइन है, या विदर्भ के अंदर पहले बहुत अच्छा सिस्टम रहा है कि यहाँ पे कंपार्टमेंट लाइन भी है, कंपार्टमेंट लाइन खुद ही फायर लाइन की तरह काम करती है। तो ये चूंकि ऐसी लाइन्स के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिलता, तो अगर कहीं फायर लग भी जाती है तो फायर आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस कारण से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अभी ब्लोअर की बात गजबे साहब ने किया था, तो ये ब्लोअर जो है क्या होता है, ब्लोअर के अंदर होता ये है कि एक इक्विपमेंट है जिसमें बहुत तेजी से हवा निकलती है, और ये हवा सामने पड़े हुए पत्ते और जितनी भी चीजें जो जल सकती है, जो एक उसको कारपेट प्रोवाइड करेगी जो ज्वलनशील पदार्थों की, तो वो उसको जो है उड़ा देती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि कंटिन्यूटी जो रहती है ज्वलनशील पदार्थों की लगातार जिससे आग फैलती है, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और फायर आगे नहीं बढ़ती है। पुराना जो सिस्टम फायर फाइटिंग का रहा है वो काउंटर फायर का, अगर कहीं पे फायर लग गई और हमने देख लिया कि फायर वहां से चली आ रही है, तो अब हम क्या करते हैं कि दो चीजें हैं, या तो उसको उसकी बीटिंग ऑफ द फायर रहती है, उसके लिए रहता है कि वही जंगल के अंदर जो भी जंगल की झाड़ी है या डंगानी है, डाल है, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद में उससे उसको बीट करते हैं फायर को। मगर अगर फायर बहुत तेज है, हवा चल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग थोड़ी दूर पे जा करके क्या करते हैं कि वहां के ऊपर एक लाइन क्लियर करते हैं, लाइन बनाते हैं। उस लाइन बनाने के बाद में वो लाइन ऐसी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी होनी चाहिए, उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में फिर फायर वाली तरफ उस लाइन के हम लोग एक फायर लगा देते हैं। तो फायर जो है वो ये फायर जा करके, इसको काउंटर फायर कहते हैं, और ये फायर जा करके जो पहली फायर आ रही है जिसको बुझाना उससे जा करके मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फ्लोर कैसा है। अगर हमारा फ्लोर जो है फॉरेस्ट फ्लोर वो ज्वलनशील पदार्थ से, सूखे पत्तों से, सूखी बैम्बू से, टहनियों से अगर भरा हुआ है, तो हमारे लिए जो है फायर जो है बहुत तेजी से फैलेगी और फायर का बुझाना जो है कठिन हो जाता है। और जहाँ पे ये बहुत कम है ऐसे पदार्थ, वहाँ पे फायर जो है बहुत आसानी से जो है बुझाई जा सकती है, या खुद ही आगे वो बढ़ती नहीं है। अब आइए फायर के कॉजेस के ऊपर कि कारण क्या है फायर। अभी हमारे जो गजबे साहब थे, पवार थे, यंग ऑफिसर्स हैं ये लोग, और इन्होंने बताया इनके अपने अनुभव हैं कि फायर कौन लगाता है और कैसे लगती है। पूरे राज्य के ऊपर अगर हम देखें स्थिति के ऊपर, तो हमको ये पता लगेगा कि फायर लगाने के जो कारण विदर्भ या वर्धा जिले में है वो ज़्यादातर स्टेट के अंदर कारण वही है, मगर इसके अलावा और भी कारण हैं। तो आइए उन कारणों के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला रहता है कि फायर जो है वो जो लगती है, वो उसका पहला कारण हम जो मानते हैं वो ये है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, जब हम कृषि या एग्रीकल्चर किस टाइप से करते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करती है। अब आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में चले जाइए, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट हो या रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो, तो वहाँ पे आप एक चीज पाएंगे जो कि इधर विदर्भा में नहीं होती, वो है राब बर्निंग। अभी राब बर्निंग क्या है? राब बर्निंग ऐसा है कि जहाँ धान लगाते हैं लोग, तो अगर ये धान का खेत जंगल के अंदर है, जंगल के बगल में है, तो ये लोग क्या करते हैं कि खेत में धान के पौधे लगाने से पहले सूखी पत्ती ला करके वहाँ पे अपने खेत में जो है जमा कर देते हैं, और भी सूखे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं ला के वहाँ पे जमा कर देते हैं। उसके बाद उसको बारिश से पहले फायर लगा देते हैं। फायर लगाने के बाद में कुछ लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोग इस बात की केयर नहीं लेते हैं कि ये फायर जो है जंगल के अंदर है, और जंगल के अंदर जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर है, और ये कृषि क्षेत्र से फैल करके जंगल में जा सकती है। तो ऐसे प्रिकॉशन न लेने के कारण इस टाइप की राब बर्निंग जो है ये फायर लगने के बहुत से कारण जो है, कई बार ये इसका कारण एक बनता है। दूसरा जो है वो ये है कि
गौनी लोग हैं, अभी जिक्र किया था गजबे ने कि भाई जो ग्रासेस हैं, घास जल्दी अच्छी सी आ जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि जंगल को आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में जो ऊपर सूखी घास है वो तो जल जाती है, पर जो नीचे जड़ के पास जो बचता है घास का हिस्सा, वहां से नए नए शूट बिल्कुल हरे फूटते हैं, जो कि मवेशियों के लिए, कैटल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए क्या हो जाता है कि कोई भी पौधा है, इस पौधे के अंदर अगर उसको डैमेज किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके अंदर एक कुदरत ने एक नेचुरल रिएक्ट करने की, एक प्रतिक्रिया देने की, एक उसके अंदर एक नेचुरल प्रवृत्ति पैदा की है। वो ये है कि जब भी कोई कुल्हाड़ी भी, अगर आप किसी पेड़ को आप कुल्हाड़ी से काट दीजिए, तो आप थोड़े दिनों के बाद पाइएगा कि जहां से वो कटा है वहां से उसके अंदर नई नई शाखें जो है हरी हरी रंग की निकल रही है। उसी तरीके से अगर आप किसी को जला दीजिए या काट दीजिए, तो वहां से जो है नए नए शूट्स जो है पत्तों के, घास के, ये निकलते हैं। तो इसका, इस प्रवृत्ति का लाभ उठा करके जिनको उससे फायदा होता है वो लोग ये काम करते हैं फायर लगाने का। तो तेंदू पत्ता वाले भी इसीलिए फायर लगाते हैं, या फिर जो है फायर लगाना इनलीगल है, मगर फिर भी वो करते हैं क्योंकि बहुत आसान है। गांव के कुछ लोगों को पैसा दे दिया, देने के बाद में वो गए जंगलों में जाके उन्होंने फायर लगा दी। फायर लगाने से उनका काम हो जाता है। अदरवाइज ऑफिशियली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो तराशी करेंगे, इसको शाख तराशी भी बोलते हैं, कि वो जो है एक धार वाले हथियार से वो उसको काटेंगे। काटने के बाद में अगर तेंदू के पेड़ को काटेंगे तो वहां से अच्छे पत्ते फूटते हैं, पर वैसा वो नहीं करते। तो ये कारण जो है तेंदू पत्ता बहुत बड़ा कारण है। हमारी पूरी सर्विस के अंदर जो विदर्भ में गई है, ये एक मेन रीजन था, इसका एक पैटर्न था कि आप जो है 5 या 10 मार्च से फायर लगना शुरू होती थी, और 5 अप्रैल तक जो है या 10 अप्रैल तक जो है वो फायर जो है रोक दी जाती, मतलब लगती रहती थी। उसके बाद तेंदू पत्ता वाले खुद ही जंगल को बचाते थे, क्योंकि तब अगर फायर लगती थी तो उनका भी नुकसान हो जाता था, क्योंकि नए शूट जो पत्तों के थे वो डैमेज हो जाते थे। महुआ कलेक्शन है, महुआ कलेक्शन के लिए फायर लगाई जाती है, क्योंकि महुआ जो है सूखे पत्तों पे गिरता है, उसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, तो फायर लगा देते हैं लोग। और उसके बाद में वो जो बाउंड्री है महुए के पेड़ के नीचे की, उसको वो कोई ऐसा फायर ट्रेसिंग करके या फायर लाइन खींच करके उसके अंदर उसको फायर को रोकते नहीं है, वो फायर जो है निकल जाती है उसके बाद, और आगे जो है जा करके पूरे जंगल को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा कारण है फायर का। जहां भी इंक्रोचमेंट होता है, पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ सूखते हैं, लकड़ी सूखती है, उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है। शिकार और एंटनर का कलेक्शन इनलीगल है, मगर होता है, और जब भी होता है तो उसके अंदर फायर लगाते हैं लोग। जानवरों को डराने के लिए फायर लगाते हैं। अभी गजबे जी ने जो है टाइगर का बार बार जिक्र किया कि टाइगर है तो वहां लोग फायर लगा देते हैं। एक और कारण है, वो ये है कि वो गजबे जी और इन सबको बताना चाहिए था, वो है रिवेंज फायर। रिवेंज फायर क्या होती है? रिवेंज फायर ये होती है कि, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा, हाँ नहीं, अगर नहीं सुनाई दे तो फौरन टोक दीजिएगा। बिल्कुल सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, रिवेंज फायर ये होती है कि मान लीजिए स्टाफ की किसी से लड़ाई हो गई गांव में, तो उस स्टाफ को तंग करने के लिए, वो जिनसे लड़ाई हो गई ऐसे लोग जो थे परेशान करने के लिए, गर्मी के दिनों में वो जाएगा फायर बुझाएगा, या फिर उसके इलाके में फायर लग गई तो उसके ऑफिसर्स उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो इस सब के कारण जो है लोग उसके इलाके में फायर लगा देते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि जो फायर वॉचर, एक सिस्टम है फायर वॉचर का, फायर वॉचर जो है सिस्टम हमारे समय में जो था वो ये था कि गर्मी के दिनों में 3-4 महीने के लिए कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था डेली वेज के ऊपर, जो जंगल में घूम करके देखते थे कि फायर कहाँ लगी तो उसको बुझा देते थे।
ऐसे फायर वॉचर, चूंकि हमको पता है कि ये गजबे जी ने थोड़ा मेंशन किया मगर उतना डिटेल में अच्छे से मेंशन नहीं किया उन्होंने। एक चीज जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, चाहे गजबे जी हो चाहे पवार जी हो, वो आज भी उसकी जो अनुभव कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि फायर के बारे में जो ग्रांट्स है, पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो वो जो पैसा है कभी सही समय पे नहीं आता, और आता भी है तो जितना आवश्यक होता है उनके पूरे काम को करवा लेने के लिए उतना पैसा नहीं आता। एक साल अच्छा पैसा आया, आपने फायर वॉचर्स जो है लगा लिए, अगले साल उतना पैसा नहीं आया तो आपने फायर वॉचर्स कम कर दिए। जो फायर वॉचर्स कम कर दिए, कई केसेस में ये देखा गया कि उन फायर वॉचर्स ने ही आग लगा दी। इस तरीके से बहुत से फायर जो है मतलब ये कारण है, इसके अतिरिक्त भी कारण है बहुत से जो कि स्पेसिफिक एरियाज के लिए स्पेसिफिक हैं, और हम उसके बारे में जो है आएगा कभी और आगे फ्यूचर में तो फिर बताएंगे। अब देखिए फायर के बारे में क्या नुकसान होता है भाई, क्यों हम लोग फायर को बुझाने के, रोकने के और न लगे इसके लिए कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि फायर से क्या हो जाता है कि जंगल जो है, वन जो है, ये एक लिविंग सिस्टम है, एक ये जैविक एंटिटी है। ये जैसे हमारे ये मनुष्य की जो सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि आप देखते होंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी बड़ी उम्र के हैं, थोड़े दिनों के बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद उससे कम उम्र वाले लोग उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ऐसे यानी जो जनरेशन है वो रिप्लेस होती जाती है और एक नई जनरेशन आती जाती है, बच्चों की जनरेशन। यही जीवन चक्र रहा है और हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। वैसे ही जंगल में होता है, जो पुराने पेड़ हैं अपना समय पूरा करने के बाद में धीरे धीरे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी जगह पे नई रीजनरेशन आता है, नई पौध आती है, और ये नई पौध बहुत जरूरी है फॉरेस्ट के कंटिन्यूटी के लिए। वरना क्या होगा कि पुराने पेड़ जो है मर जाएंगे, उसके बाद उनको रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह दूसरे जो पौधे हैं वो लेने के लिए पौधे ही नहीं मिलेंगे आपको अगर रीजनरेशन नहीं होगा। तो रीजनरेशन बहुत जरूरी है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं, नई पौध को रीजनरेशन कहते हैं। और ये रीजनरेशन का नुकसान जो है फायर से बहुत ज्यादा होता है। आप अगर जंगल में आज जाइएगा तो आज आप देखिएगा कि जंगल जो है, बिल्कुल आप जमीन की तरफ जंगल देखिए तो आपको लगेगा कि जंगल मर गए हैं बहुत जगहों पे, क्योंकि वहां रीजनरेशन ही नहीं है। आपको जमीन के ऊपर वेजिटेशन ही नहीं मिलेगा। और जमीन के ऊपर दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि सॉइल जो रहती मिट्टी, उस मिट्टी को अगर आप देखिएगा तो उस मिट्टी में क्या रहता है, उस मिट्टी के अंदर बीच बीच में गैप रहता है जिसमें हवा रहती है, जिसके अंदर मॉइस्चर रहती है यानी आर्द्रता रहती है। और ये सब चीजें बहुत जरूरी रहती है कि जमीन के ऊपर का जो फ्लोरा है, ग्राउंड फ्लोरा, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो झुड़ुप हो, झाड़ियां हो, और चाहे वो हर्ब हो, इन सब के लिए बहुत जरूरी रहता है कि वो जो आर्द्रता है, पानी का वहाँ होना, और जमीन के नीचे जो है वॉइड होना, वॉइड मतलब एक गैप होना जमीन के मिट्टी के टुकड़ों में, ये बहुत जरूरी रहता है, उनके जड़ों के लिए अच्छा रहता है। पर खास ये आग लगने से जमीन कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी उसके अंदर गैप खत्म हो जाता है, हवा खत्म हो जाती है, उसके अंदर जो पानी रहता है, सब सॉइल वाटर रहता है, वो उस आग की गर्मी से वहां से निकल के उड़ जाता है। और उसके बाद के समय के लिए जो है पेड़ों को, या पेड़ तो नहीं मगर जो ग्राउंड फ्लोरा है उसके लिए पानी वहाँ अवेलेबल नहीं रहता। तो ये सब जो है नुकसान होते हैं। घास खत्म हो जाती है, घास खत्म हो जाने से जो है जो ग्राउंड वेजिटेशन दूसरा खत्म हो जाता है फायर लगने से। तो जंगल के जो जानवर हैं, हिरन वगैरह, जो कि घास पत्ती ही खाते हैं, उनके लिए फिर घास नहीं बचती, सूख जाती है पूरी वो। पेड़ों को बड़ी इंजरी होती है। अगर आप जंगलों के अंदर जाइए तो आप देखिएगा कि पेड़ जहाँ पे नीचे तने जो उनके हैं, जहाँ जमीन को टच कर रहे हैं, वहां के ऊपर बड़े बड़े आपको घाव मिलेंगे सूखे हुए, जहाँ पे सान या छान जिसको कहते हैं,
बार्क वो नहीं रहती, वुड जो है उसकी एक्सपोज रहते हैं। ये सब क्या रहता है, फायर डैमेज है। वाइल्ड लाइफ को डैमेज होता है, छोटी छोटी जो वाइल्ड लाइफ है उसको डैमेज होता है। बहुत से चिड़िया जो है वो जमीन के ऊपर नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, वो उनके घोंसले जम जाते हैं, उनके अंडे खराब हो जाते हैं। अगर उसके अंदर छोटे बच्चे हैं उनके, तो बच्चे मर जाते हैं। रेप्टाइल्स यानी सांप हो गए, छिपनी हो गई, इस टाइप के जो लोग हैं, छिपनी जैसे लोग, जैसे रेप्टाइल्स अगर वहाँ पे और हैं तो वो जम जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और फिर जो लकड़ी वगैरह वहाँ जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल करके वो एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और जो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा पहुंच जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो है फायर से बहुत नुकसान होते हैं। और फायर फाइटिंग के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका रहा वो यही रहा, फायर लाइन, फायर वॉचर, फायर सप्रेशन होने के बाद में काउंटर फायर। और मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं तो उसका एक एक्सपेरिमेंट जो है 1987-88 में ये चंद्रपुर जिले में FDCM में किया गया था। 15-20 साल ये चला और अभी हमको पता नहीं कि ये किस हालत में है वहाँ पर। तो बड़े अच्छे ढंग से उसमें वॉच टावर्स बहुत से बनाए गए थे, और वॉच टावर्स में से एक कंट्रोल टावर था सबसे टॉप का, वहाँ पे रोज आदमी चढ़ता था, दूसरे वॉच टावर पे आदमी चढ़ता था। वहां से वो देखता था चारों तरफ कि कहीं फायर तो नहीं दिख रही है जंगल में, और अगर फायर दिख रही है तो उसको अंदाज हो जाता था कि किस कंपार्टमेंट में फायर है। क्योंकि फायर जो फाइटिंग के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि कितनी जल्दी आपको फायर लग गई है इसका डिटेक्शन हो जाता है। अभी पवार ने इस बारे में जिक्र किया कि आजकल हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो फायर अलर्ट सिस्टम से ये स्टेट्स को, भारत की सभी जो राज्य हैं उनको, उनके वन विभाग को इन्फॉर्म करता है कि भाई यहाँ पे फायर देखी जा रही है। हालांकि जो लोकल जो लोग हैं वहाँ पे जो स्टाफ है वो कई बार पहले से ही उस फायर को डिटेक्ट कर चुका होता है, उस पर कार्रवाई कर चुका होता है, मगर कई बार इस टाइप के नोटिस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बड़ा फायदा होता है और फायर बुझाने में जो है वो तुरंत जो है वो लग जाते हैं और फायर उसको जो है वो बुझा सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, जो चंद्रपुर का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि व्हीकल्स बड़ी खरीदी गई थी, डेडिकेटेड टीम्स बनाई गई थी ऐसे लोगों की जो वन मजूर थे और जिनका कोई काम नहीं था, वो बैठे रहते थे और जैसी खबर आती थी फायर लग गई वहां पे वो रश करते थे, जाते थे और फायर बुझाते थे। एरोप्लेन भी की मदद से, भारत में तो नहीं मगर जो दूसरे देश हैं वहां पे एरोप्लेन की मदद से भी फायर बुझाने का काम करते हैं वो लोग। पर क्योंकि ये फायर मैन मेड है तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए और ना लगे, तो सबसे जो जरूरी चीज जो हमारे लिए है और जिसका जिक्र हमारे वन अधिकारियों ने किया इससे पहले जो बोले, वो ये था कि जन जागृति और लोगों का इसमें सहभाग लेना ये बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग इसको समझते हैं, गांव के लोग, ज्यादातर लोग इसमें सहभाग कर देते हैं। मगर जैसा कि होता है कि हर एक कम्युनिटी में, हर एक विलेज में, हर एक समाज में कुछ लोग रहते हैं जो कि जिनके अपने निहित स्वार्थ रहते हैं फायर लगाने से, या जो चिढ़े रहते हैं वन अधिकारियों और कर्मचारियों से। तो ऐसे लोग जो है फायर लगाते ही लगाते हैं। मगर एक जो चेंज पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में जो एक हुआ वो भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। पहले क्या था कि वन अधिकारी और वन कर्मचारियों का गांव के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रेपो था। उसका कारण ये था कि गांव के लोगों की डिपेंडेंस जो है फॉरेस्ट के ऊपर ज़बरदस्त थी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कारणों से, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी इसके कारण नहीं है, बहुत कारणों से, कुछ पॉलिटिकल फिजा ऐसी बदली, कुछ जो है लोगों का जो है जो डिसिप्लिन में रहना है तो उसके प्रति जो उनका एक लगाव रहता है उसमें कमी आ गई। तो इस सब की वजह से ये हुआ कि पहले जब हम लोग जंगलों, जब फायर लगती थी जंगलों में और लोगों को बोलते थे कि आओ भाई फायर बुझाने आओ, तो पूरा पूरा गांव आ जाता था। बहुत जगह पे फॉरेस्ट विलेजेस थे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रहता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो फौरन वो आते थे फायर बुझाने। अभी वो नहीं आते हैं।
आते हैं, कम आते हैं, बहुतों में जो है इच्छा नहीं रहती कि वो आए। तो ये भी एक कारण हो गया, माहौल बदल जाने से भी जो है काफी फर्क हो गया, और जंगलों के अंदर लोगों का आना जाना ये सब जो है पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस सब कारणों से जो है फायर के केसेस जो है पहले से काफी बढ़े हैं, और फायर जो है बहुत लगती है, ये एक सच्चाई है। और मेरे अपने समझ से जब मैं सर्विस में जितने वर्ष रहा, तो कम से कम 10% फॉरेस्ट जो है जनता है हर डिवीजन का। उस समय तो जनता ही था, जनता है हर डिवीजन का। कई कई बार ऐसा भी था कि एक एक डिवीजन में 30-30% एरिया जो था फॉरेस्ट का वो जल गया। तो इस प्रकार से ये जो है एक बहुत गंभीर समस्या है, और जाहिर सी बात है कि इसका इलाज जो है हमारे तमाम वन विभाग के जो प्रिवेंटिव एक्शंस के अलावा लोगों के सहभाग पे निर्भर करता है, और इसको जारी रखना चाहिए, और लोगों की मदद से जो है इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो वन कर्मचारी, वन अधिकारी हैं, ये हम डेडिकेटेड रहे हैं हमेशा से। 2-4 ब्लू शिप को छोड़ दीजिए, बेड शिप को छोड़ दीजिए, उनको छोड़ करके, ब्लैक शिप को, उनको छोड़ करके जो है ये ज्यादातर लोग जो है अपने कर्तव्य के प्रति जो है जागरूक है, वो करते हैं। पर हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी भी कठिनाइयों को, क्योंकि जिस समय ये फायर लगती है, इमेजिन कीजिए, बार बार पवार जी जो थे वो पहाड़ का जिक्र कर रहे थे, ये गजबे साहब ने भी किया पहाड़ का जिक्र, पहाड़ियों का। फायर लग गई है, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, पानी का कोई स्रोत नहीं जो आपको जो है प्यास आपकी समय पे बुझा सके। ऐसे में वन कर्मचारी और वन मजदूर जो है मिल करके फायर बुझाने में लगे हुए हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो ये काम सचमुच अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इसका। और जो कठिनाई वो जिस कठिनाई के साथ वो फायर पे कंट्रोल करते हैं, फायर बुझाते हैं, हम लोगों को हमेशा उनको क्रिटिसाइज करना कि फायर क्या कर रहे हैं वन कर्मचारी, वन अधिकारी, फायर से फॉरेस्ट कितना चल रहा है, अटेंड करते हैं। कई बार हमने देखा है कि बेचारे एक फायर बुझा करके आए, और आने के बाद में अभी उन्होंने बैठे ही नहीं थे और कुछ पानी भी नहीं पिया था कि खबर आ जाती कि दूसरी जगह फायर लग गई, और वहीं पर वो 10 मिनट में उसके लिए निकल जाते हैं। एक डिफिकल्ट काम है, और सबके सहयोग से ये काम जो है अच्छा होगा। और इस चैनल के ऊपर जो है आपने इस ऐसे गंभीर विषय के ऊपर एक चर्चा रखी, हमें बड़ी खुशी है, ऐसी और चर्चाएं रखी जाए तो लोग जो है इसके प्रति और जागरूक होंगे, और निश्चित रूप से फायर से फॉरेस्ट को बचाने में उसमें हम लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री आदरणीय सैयद वासिफ हुसैन नकवी सर। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतने समय की व्यस्तता के बावजूद आप हमारे बीच में उपस्थित रहे, अपना अमूल्य मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर रंजीत सिंह सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विसिडिटी पश्चिम क्षेत्र, हमारे बीच में मौजूद है, उपस्थित है। क्या सर से निवेदन करना चाहूंगी कि सर कुछ इस विषय पर बोलना चाहेंगे। डॉक्टर रंजीत सिंह सर। डॉक्टर रंजीत सिंह सर, आप सुन रहे हैं हमें? ठीक है, अभी हम इस कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट पर पहुंचे हुए हैं। अभी हम आभार प्रदर्शन की तरफ रुख करेंगे। मैं सभी अतिथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें जागरूक किया, हमें अपने मनोगत व्यक्त किए। हमें जैसे वनों में लगने वाली आग से कैसे बचना चाहिए, उसके संदर्भ में कैसे उपाय करना है, उसके संदर्भ में उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया, और नई तकनीक के माध्यम से हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये सभी बिंदुओं पर सर ने चर्चा की। और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और अपने मनोगत व्यक्त किए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर। मैं श्री चौधरी राजेंद्र, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट विसिडिटी ISMP सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। श्री राजेंद्र चौधरी सर।
चौधरी सर, आपको आवाज आ रही है? सुनाई? हेलो, हाँ सर, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, सर आप हम अपना वीडियो कैमरा ले, शेयर करें हाँ, सर। जी जी। लेट हमने सुना और माने अभी वारसी साहब को सुन रहे थे, बाकी लोगों को सुना। और जिस तरीके से बचाव के पक्ष में दावन नल से लेकर के पीछे से लेकर के आज तक के जो चीजों का वर्णन कर रहे थे, उस पर हम लोगों की निगाह उतनी नहीं थी जितनी वारिस साहब की थी। असल में उससे जुड़े हुए थे और हम लोग एक तरीके से प्रेमी जरूर हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और हैं, लेकिन बाकी चीजों का जो दृष्टि होता है उस दृष्टि पर जितनी स्पष्ट दृष्टि वारिस साहब की थी उतना शायद हम लोगों की नहीं थी। लेकिन और बाकी साथियों का जिस तरीके से हमने सुना और इस कार्यक्रम को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और सारे साथियों का, जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, उन लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं। और मैं देर से जुड़ने के लिए, नेट के वजह से जो परेशानी बढ़ी थी, उसके लिए भी हम आप सारे लोगों से माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन आगे जब आप कार्यक्रम कोई करेंगे और उसमें जो प्रतिभागी होगी, तो हम चाहेंगे कि और कोई परेशानी ना आए। हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अग्नि के चल रहा था, अग्नि के सवाल पर, फायर के सवाल पर चल रहा, ये जो बहस भी चल रही थी, और एक माने एक तरीके का पॉलिटिकल जो चल रहा है, हमको लग रहा है नेट को धीमा भी किया गया सरकार की तरफ से, तो इसलिए भी हम सारे लोगों से कम बात हो पाई। ठीक है, नमस्कार आप सारे लोगों को। धन्यवाद सर, धन्यवाद चौधरी सर। जी चंद्रशेखर सर, क्या हम कार्यक्रम का समारोह करें सर अभी? मिर्गे सर, कौशल मिश्र सर, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छे विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक यू सो मच सर। चंद्रशेखर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कार्यक्रम का औपचारिक समापन करने के लिए श्री BS मिर्गे साहब को आमंत्रित करें। दीपाली जी। ओके सर, ओके। सर, मैं मिर्गे सर से अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम का अनौपचारिक आभार प्रदर्शन करें सर, मतलब समारोह करें। मिर्गे सर। जी, मैं इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। सभी वक्ताओं का, अध्यक्ष महोदय का और संचालनकर्ता रूपाली का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है सर।